हेलो एस्पायरेंट्स, कैसे हो सब? बढ़िया। लास्ट लेक्चर के अंदर अपन ने किया था ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो उसका अगला चैप्टर है अपना रिप्रोडक्टिव हेल्थ। इसको वन शॉट में ख़त्म करेंगे और थोड़ा छोटा चैप्टर है कंपेरेटिव कंपैरिजन अगर करें ह्यूमन रिप्रोडक्शन से तो उससे थोड़ा छोटा चैप्टर है। काफ़ी अच्छा चैप्टर है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा चैप्टर है। और अपन लाइफ की बात करें, नॉर्मल लाइफ, तो उसके अंदर भी ये नॉलेज तो काम आने वाला है। तो ध्यान से समझना चैप्टर को और अच्छे से समझेंगे, कोई कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं। बाकी सारी वैसे ऐसे भागने की कोशिश नहीं करूंगा कि हाँ यार ये इसको चीज़ को बताने में मुझे शर्म आ रही तो मैं भाग जाऊँ, ऐसे नहीं करूँगा। सारी चीज़ें बता के जाऊँगा। और मेरा नाम प्रदीप है और आप देख रहे हैं RNM एकेडमी देख रहे हैं। और आज अपन पढ़ेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ, ठीक है। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के अंदर सबसे पहले जो है एक पहले पैराग्राफ के अंदर लाइन लिखी हुई है कि हेल्थ है क्या, किसके अकॉर्डिंग? WHO। WHO क्या है पहले तो ये समझिए। WHO क्या है, फुल फॉर्म आप सबको पता होनी चाहिए, क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, मेडिकल के छात्र हो तो आपको ये तो पता होना चाहिए WHO का फुल फॉर्म क्या है। क्या फुल फॉर्म है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू WHO रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कौन है? कौन हेल्दी है? जो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी किसको बोलेंगे? किस इंसान को अपन रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोल सकते हैं? उसको क्या, जो दिखने में मतलब अच्छा खासा हो, फिजिकली फिट हो, या फिर जो सिर्फ बच्चे पैदा कर सकता हो, उसको आप रिप्रोडक्टिव हेल्दी बोल सकते हो? नहीं, WHO के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं है। ठीक है, WHO क्या कहता है? रिप्रोडक्टिव हेल्थ इज टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन, दैट इज फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल एंड सोशल। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए किसके अंदर? जिसको आप रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलोगे उसके अंदर ये सारी चीजें होनी चाहिए। क्या क्या? एक मिनट में कलर चेंज कर लूं और फिर मैं आपको बताता हूं क्या क्या। ठीक है, रिप्रोडक्शन दैट इज फिजिकल, बिहेवियरल, सोशल। ठीक है, तो एक तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी के लिए क्या करना होना चाहिए? प्रॉपर रिप्रोडक्शन हो उसका, ठीक है। सोशली मतलब लोगों से मिलता जुलता हो, ऐसा नहीं कि वो अकेला ही पड़ा है, ठीक है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो सोशली वो कनेक्टेड होना चाहिए, ठीक है। इमोशनल होना चाहिए वो, ठीक है। और क्या है? फिजिकली फिट होना चाहिए। उसका बिहेवियर जो है ना, बिहेवियर दूसरों के प्रति बिहेवियर कैसा है वो भी उसका सही होना चाहिए। तो ये सारी चीजें बताइए WHO ने, जिसके अंदर ये सारी खूबियां हैं उसको क्या बोलेंगे? रिप्रोडक्टिवली हेल्दी बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद में एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ था इंडिया के अंदर, भारत के अंदर, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। ठीक है, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के अंदर क्या था कि मतलब लोगों को समझाया जाए कि मतलब कितने बच्चे उनको कितने बच्चे उनको करने चाहिए। तो ये सारी चीजें उनको समझाई जाए, इसके लिए पूरे पैन इंडिया चला था ये प्रोग्राम, चला था और अभी भी चल रहा है। तो स्टार्ट कब हुआ था ये? 1951 के अंदर, 1951 के अंदर ये इसकी शुरुआत हुई थी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की। ठीक है, तो ये इंडिया के अंदर 1951 के अंदर ये शुरू हुआ था। फिर बात करें एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? क्या होता है एमनियोसेंटेसिस? आपके NCERT के अंदर लिखा हुआ है एमनियोसेंटेसिस। तो एमनियोसेंटेसिस क्या है? इसके अंदर क्या करते हैं, जो भी कोई प्रेग्नेंट है, कोई फीमेल प्रेग्नेंट है, तो क्या करेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे? उसके यूट्रस से, ठीक है, जहां बेबी इंप्लांट है तो उसके यूट्रस से क्या निकालेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे। और फिर एमनियोटिक फ्लूइड निकालकर उसकी सेल्स को एनालाइज करते हैं। उसकी सेल्स को क्या करते हैं? एनालाइज करते हैं। तो क्या कि पता लग जाएगी कोई इसके जेनेटिक डिसऑर्डर है या नहीं है। जो बेबी है उसके कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, जैसे डाउन सिंड्रोम होगा, सिकल सेल एनीमिया होगा, हीमोफीलिया होगा, ये तो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, ये तो नहीं है। इसलिए जो एमनियोटिक फ्लूइड है उसको निकाला जाता है बाहर। देखिए एमनियोसेंटेसिस क्या होता है? इसके अंदर फीमेल प्रेग्नेंट है, अंदर बेबी है, ठीक है, वहां से क्या निकालेंगे? एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे इंजेक्शन के द्वारा। और फिर क्या करेंगे? उसके अंदर एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर एमनियोटिक सेल्स होंगी, उनको क्या करेंगे? एनालाइज करेंगे। एनालाइज करके क्या पता लगाया जाता है कि इसके अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है, बेबी के अंदर कोई जेनेटिक डिसऑर्डर तो नहीं है। ठीक है, कौन कौन से जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकते हैं? डाउन सिंड्रोम हो सकता है, हीमोफीलिया हो सकता है, सिकल सेल एनीमिया हो सकता है। तो ये सारी चीजें तो नहीं है, इसके लिए ये देखा जाता है। लेकिन इंडिया में आपको पता है कि मतलब चीजों का मिसयूज तो पूरा करते हैं लोग। तो क्या किया कि इसको क्या करते हैं कि मतलब एमनियोटिक फ्लूइड निकाल लिया और उसके बाद में ऐसे पता लगा लेते हैं कि हाँ ये फीमेल है कि मेल है। ठीक है, ये पता लगा लेते हैं वो अर्ली स्टेज में ही। और फिर ये पता लग गया तो अगर फीमेल है तो फिर उसको क्या करते हैं लोग? टर्मिनेट करा देते हैं प्रेगनेंसी को।
ठीक है, वो उसको अबॉर्ट करा देते हैं। तो इसको इससे क्या बढ़ गई, फीमेल फिटिसाइड बढ़ गई। क्या बढ़ गई, फीमेल फिटिसाइड। हिंदी में बात करूं तो कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है। तो इससे जो है जो फीमेल का जो रेशियो है वो कम आने लगा। और ये पहले तो मतलब बहुत ज्यादा था, आज के टाइम पर भी है, ऐसा मैं डिनाई नहीं करूंगा कि नहीं है, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा था। अखबार में ये तो लिखा हुआ आता था कन्या भ्रूण हत्या, ये तो मतलब लिखा हुआ आता ही था, ठीक है। लेकिन आजकल थोड़ा कम हो गया क्योंकि एजुकेशन बढ़ी है तो उस वजह से कम हो गया है, लेकिन अभी भी है, ठीक है। तो amniotic fluid of developing fetus is taken, बाहर निकाल लेते हैं, टू एनालाइज द फीटल सेल्स, फीटल की जो सेल्स है उनको एनालाइज किया जाता है, डिजोल्व सब्सटेंस, जो डिजोल्व सब्सटेंस है उसको एनालाइज किया जाता है, ठीक है। और क्या किस ये टेस्ट जो है वो किस काम में लिया जाता है, जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए कि है या नहीं है। डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, सिकल सेल एनीमिया, ये सारे डाउन जो है जेनेटिक डिसऑर्डर है उनको देख किया जाता है, मैंने आपको बता दिया। बैंड टू प्रिवेंट फीमेल फिटिसाइड, इसको भारत के अंदर, इंडिया के अंदर एमनियोसेंटेसिस को बैन कर रखा है, ठीक है, बैन कर रखा है। क्यों कर रखा है, कि फीमेल फिटिसाइड को रोकने के लिए, ठीक है। और आपने ये चीज तो आपने देखी होगी, हॉस्पिटल्स में जाते हो या फिर कहीं भी जहाँ पे सोनोग्राफी वगैरह होती है, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ये लिखा हुआ होता है कि हाँ मतलब यहाँ पर कोई लिंग जांच नहीं होती, ये सारी चीजें बाकायदा लिखी हुई होती हैं पहले से, क्योंकि मतलब ये इलीगल है। और अगर कोई करता हुआ पकड़ा जाता है तो फिर मतलब लाइसेंस वगैरह कैंसिल होता है डॉक्टर का भी, और जेल होती है वो अलग। फिर आगे है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस, 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार बात करें तो जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, जो पॉपुलेशन जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है, इंडिया के अंदर पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी है, वो है आपकी लेस देन 2%। कितनी है, लेस देन 2% है, मतलब 2% से थोड़ी सी कम है। आप 1.8 लेके चलो इसको, 1.8, 1.9, ठीक है। तो लेस देन, एनसीईआरटी के अंदर क्या लिख रखा है, लेस देन 2% लिख रखा है। तो 2011 के अंदर जनगणना हुई थी, सेंसस हुआ था, उसके अंदर जो जनगणना हुई उसके अनुसार क्या है, जो पॉपुलेशन की जो ग्रोथ रेट है ना वो कितनी है, अपने इंडिया के अंदर जो पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, उसकी रेट क्या है, ठीक है, वो रेट बताई है लेस देन 2%। अब आपको लग रहा है कि लेस देन 2% है, लेस आ गए मतलब कम ही है, तो ये लेस देन 2% है, मतलब ये बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, ये ज्यादा होती है, कम नहीं होती है, बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में क्या कहना है, लेस देन 2%, लेकिन ये ज्यादा होती है, ठीक है। मोर देन 2 नहीं है तो 2 से कम, लेकिन ये 2 से कम होना ज्यादा है, ठीक है। फिर बात करेंगे, देखो कुछ इस चैप्टर के अंदर फुल फॉर्म, शॉर्ट फॉर्म्स हैं तो आपको याद रखनी है। आज RCH है, ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म होगी, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। RCH क्या है, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर, ठीक है। एक है MMR क्या होता है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, क्या होती है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट, ध्यान में रखना, ये आ सकती है। IMR क्या होती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना इस चैप्टर के अंदर वो क्या है, CDRI, क्या है, CDRI की फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, क्या है, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट। और ये इंस्टीट्यूट कहां है, CDRI कहां है, लखनऊ के अंदर है। कहां है ये, लखनऊ के अंदर है। और इसका जिक्र इस चैप्टर के अंदर क्यों हुआ है, क्योंकि CDRI लखनऊ ने एक पिल डेवलप की है, एक टेबलेट डेवलप की है जिसका नाम है सहेली। क्या नाम है, सहेली। इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, तो आपको ध्यान में रखना है सहेली किसने डेवलप की है, CDRI लखनऊ। CDRI की फुल फॉर्म सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है। फिर अपन बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की। उससे पहले मैं आपको कुछ बातें बता दूं कि आपकी जो पॉपुलेशन है ना, पॉपुलेशन जो है ना, पॉपुलेशन मतलब जनसंख्या, पॉपुलेशन जो है वो किस चीज पर डिपेंड करती है, किस चीज पर डिपेंड करती है, वो एक तो कितनी बर्थ हो रही है उस पर डिपेंड तो करती ही है, मतलब वो तो सारी चीजें हैं, बर्थ रेट, डेथ रेट, वो सारी चीजें तो है। इसके साथ साथ में एक चीज और है, माइग्रेशन, ठीक है, माइग्रेशन। देखो MMR पर भी डिपेंड करती है, मेटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है उस पर भी डिपेंड करती है, IMR पे डिपेंड करती है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है, जो नॉर्मल डेथ रेट है वो कितनी है, ठीक है, बर्थ रेट है वो कितनी है, उस पर तो डिपेंड करती ही है पॉपुलेशन। साथ साथ में एक चीज और, माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब, ये वर्ड आपने सुना होगा माइग्रेशन, ये आपने कब सुना होगा, ये आपने लॉकडाउन के टाइम तो बहुत सुना होगा, जब फर्स्ट लॉकडाउन लगा था उस टाइम लोग मतलब जो बाहर काम करते थे वो अपने अपने घर जा रहे थे तो उनको क्या बोल रहे थे, माइग्रेंट्स बोल रहे थे, ठीक है। तो माइग्रेशन का मतलब क्या है, कोई एक जगह से दूसरी जगह चला जाए, ठीक है। मान लो अभी मैं राजस्थान के अंदर हूं, ठीक है, तो मैं राजस्थान से मैं चला जाऊं यूपी चला जाऊं या फिर दिल्ली चला जाऊं, ठीक है, तो यहां से वो पॉपुलेशन कम हो रही है, ठीक है, मेरे एक के लिए जाने से क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मान लो
कि एक जगह पर 10 लोग हैं, वहां से एक निकलकर दूसरी जगह चला जाएगा तो वहां की पॉपुलेशन तो इफेक्ट होगी ना, वहां की पॉपुलेशन कम हो जाएगी। या फिर मान लो कि उन 10 लोगों में, वो 10 लोग तो हैं ही हैं, कोई दूसरी जगह से एक लोग और आ जाए, ठीक है, एक और आ जाएगा तो 11 हो जाएंगे, तो पॉपुलेशन बढ़ गई यहाँ पर। तो ये माइग्रेशन पर भी डिपेंड करता है, कुछ लोग बाहर चले जाते हैं तो वो पॉपुलेशन यहाँ कम हो जाती है, कुछ लोग बाहर से यहाँ आ जाते हैं तो वो पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो ये भी एक पॉपुलेशन का है फैक्टर। फिर अपन बात करेंगे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स क्या है, किस लिए काम आते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स? सीधी सी बात है, प्रेगनेंसी रोकने के लिए, ठीक है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स किस लिए यूज करेंगे? प्रेगनेंसी रोकने के लिए, ठीक है। और आइडियल कॉन्ट्रासेप्शन का जो मेथड है वो कौन सा होता है, उसके लिए क्या क्या होना चाहिए कि एक तो भैया वो सेफ होना चाहिए, ठीक है। दूसरा वो जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज है उनसे भी बचा ले, रिवर्सिबल हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं कि एक बार कर दे, ठीक है, एक बार उसको यूज कर ले तो फिर मतलब कभी प्रेगनेंसी हो ही नहीं सकती, ऐसा भी ना हो। जब मतलब जो कपल है, जो भी जो चाहे, जो यूज कर रहा है वो चाहे कि हाँ अभी मुझे प्रेगनेंसी चाहिए, तो उस टाइम पे उसको हटा दें तो प्रेगनेंसी भी हो सके, ऐसा भी होना चाहिए। तो उसको आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड बोलते हैं। अब अपन देखते हैं कौन कौन से होते हैं, उनकी बात कर लेते हैं। नेचुरल मेथड, दो मेथड के मेथड है, एक तो नेचुरल मेथड, एक आर्टिफिशियल मेथड, ठीक है। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल मेथड, ठीक है, जो नेचुरल तरीके से होता है, वो मैं बताऊंगा कौन कौन से होता है। एक आर्टिफिशियल मेथड होता है, ठीक है। अब नेचुरल मेथड कौन कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं। नेचुरल मेथड में सबसे पहला है कौन सा है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। कौन सा है? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस। पीरियोडिक का मतलब आप समझ गए होंगे, पीरियोडिक मतलब एक टाइम पीरियड के लिए, ठीक है। पीरियोडिक का मतलब एक टाइम पीरियड के लिए, और एब्स्टिनेंस का मतलब क्या है? क्या है उसके? एब्स्टिनेंस का मतलब है उस टाइम पीरियड में कोइटस नहीं करना है, ठीक है, ठीक है। उस टाइम पीरियड के अंदर क्या नहीं करना है? कोइटस नहीं करना है, मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना है। तो ये चीज लिख रही है, अवॉइड कोइटस फ्रॉम 10th to 17th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल कितनी है? 28 to 29 डेज की होती है। तो ओव्यूलेशन कब होता है? 14th डे पर होता है, ये मैंने लास्ट चैप्टर के अंदर आपको बता दिया। 14th डे पर क्या होता है? ओव्यूलेशन होता है। तो ओव्यूलेशन के जो फर्टिलाइजेशन के जो मैक्सिमम चांसेस हैं, प्रेगनेंसी के जो मैक्सिमम चांसेस हैं, वो 14th डे पर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो 14th डे पर ही होगा, 10वें दिन पर भी हो सकता है, ठीक है। रिस्क तो है ना 10th डे पर भी, और वो 17th डे पर भी रिस्क तो है, ठीक है। 17th डे के बाद में वो कम हो जाती है, ठीक है, मान लिया। लेकिन 17th डे के बाद में भी हो सकती है। तो सीधी सी बात है, 10 दिन से लेके, ठीक है, 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक, 10वें दिन से लेके 17वें दिन तक कोइटस नहीं करना, सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना। अगर 10 से और 17 के बीच दिन जो है, इनके बीच में कोइटस नहीं होगा तो क्या होगी? प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। मतलब ये फैक्ट नहीं है कि नहीं ही होगी, हो भी सकती है, ठीक है। मतलब ये जो नेचुरल मेथड है सबसे रद्दी मेथड यही है, ठीक है। तो नेचुरल मेथड मतलब पर ज्यादा इन पर ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, तो हो भी सकती है इनमें, ठीक है। तो मतलब ऐसा नहीं कि 17 दिन के बाद में ओव्यूलेशन मतलब वो ओवम है, वो है ही नहीं, ठीक है। 17 दिन के बाद में भी प्रेगनेंसी हो सकती है। तो मतलब ये मेथड एक तरीका है, लेकिन इस पर ये ज्यादा रिलायबल नहीं है, सीधी सी बात ये कहने की। फिर दूसरा मेथड नेचुरल मेथड, ये पहला क्या होगा? पीरियोडिक एब्स्टिनेंस होगा। दूसरे की बात करें तो वो है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। क्या है? विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स। मतलब क्या है इसके अंदर क्या होगा? दूसरा जो मेथड है विड्रॉल और कोइटस इंटरप्ट्स, नाम से पता लग रहा है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जब मेल पार्टनर इजाकुलेट करने वाला होता है, तब वो क्या करेगा? पीनस को क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा। क्या कर लेगा? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है वहां से पीनस को क्या कर लेगा? विड्रॉ कर लेगा, ठीक है। और जो इजाकुलेशन है वो अंदर नहीं होगा, वो बाहर हो जाएगा। तो क्या होगा? प्रेगनेंसी नहीं होगी, सीधी सी बात है। जो सीमन है, जो स्पर्म है, वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर नहीं जाएंगे, तो वो ओवम के साथ मिलेंगे नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये तो कॉमन सी बात है। लेकिन क्या ये सही है? इस पर रिलायबल है ये मेथड? क्या रिलायबल है? हमेशा क्या ये हो सकता है कि जो मेल पार्टनर है वो इजाकुलेशन से पहले पीनस को क्या कर ले? विड्रॉ कर ले, ठीक है। पीनस को क्या कर ले? विड्रॉ कर ले फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से, ठीक है। तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी? हो सकती है। अब आप बोल रहे हो
कैसे हो सकती है? आप तो बोल रहे हो कि जब सीमन जाएंगे ही नहीं अंदर तो कैसे हो सकती है? वो इसलिए हो सकती है क्योंकि इजैकुलेशन से पहले कुछ अमाउंट में लिक्विड जो है ना, कुछ अमाउंट में फ्लूइड जो है वो डिस्चार्ज हो जाता है और उसके अंदर सीमन उसके अंदर स्पर्म्स की मात्रा हो सकती है। ठीक है, मात्रा हो सकती है तो फर्टिलाइजेशन भी हो सकता है, तो प्रेगनेंसी भी हो सकती है। तो जितने भी 3 मैं नेचुरल मेथड बताऊंगा ये बिल्कुल भी रिलायबल नहीं है। ठीक है, और इनमें प्रेगनेंसी होने के चांसेस पूरे रहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको बता देता हूं। विड्रॉल ऑफ कोइटस इंटरप्ट्स पेनिस विड्रॉल जस्ट बिफोर इजैकुलेशन, इजैकुलेशन से जस्ट बिफोर पेनिस का आपको विड्रॉ कर लेना है, तो क्या होगी? प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, नेचुरल मेथड है। तीसरा जो नेचुरल मेथड है वो क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या है? लैक्टेशनल एमेनोरिया। क्या होता है ये? क्या होता है? अभी कोई फीमेल है उसने अभी बेबी डिलीवर किया है। ठीक है, कोई फीमेल है उसने अभी बेबी डिलीवर किया है, तो क्या होगा? बेबी जैसे ही डिलीवर होगा तो उसके बाद में लैक्टेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, और माना यह जाता है कि कोई भी हेल्दी फीमेल है ना, कोई भी हेल्दी फीमेल है, ठीक है, हेल्दी फीमेल की बात कर रहा हूं, कोई भी हेल्दी फीमेल है तो वो बेबी की डिलीवरी के बाद से 6 मंथ तक क्या होता है? उसके अंदर मिल्क का प्रोडक्शन होता है। मिल्क का क्या होता है? प्रोडक्शन होता है, मतलब लैक्टेशन होता है 6 महीने तक। ठीक है, और जब तक लैक्टेशन चलेगा ना, जब तक मिल्क प्रोडक्शन चलेगा, तब तक क्या नहीं होगी? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है। ठीक है, जब तक लैक्टेशन होता है, जब तक मिल्क प्रोडक्शन होता है, तब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, और मेंस्ट्रुअल साइकिल जब तक नहीं चलती है तब तक ओव्यूलेशन नहीं होता है। ओव्यूलेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, तो 6 महीने तक क्या नहीं होती है? प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो कहीं भी आप देख लेना कि कम से कम जो गैप है ना, कम से कम गैप जो होता है वो 6 मंथ का तो होता ही है 2 बच्चों के बीच में। ठीक है, 2 बच्चों के बीच में कम से कम जो गैप है ना वो 6 महीने का तो होगा ही होगा। ठीक है, रीजन यही है कि 6 महीने तक, ऑलमोस्ट 6 मंथ हेल्दी फीमेल है तो ऑलमोस्ट 6 महीने तक क्या चलता है? उसके अंदर लैक्टेशन होता रहता है, मतलब मिल्क प्रोडक्शन होता रहता है, और जब तक मिल्क प्रोडक्शन चलेगा तब तक क्या नहीं होगा? मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी, और मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी तो ओव्यूलेशन नहीं होगा, ओव्यूलेशन नहीं होगा तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ओव्यूलेशन डज नॉट अकर ड्यूरिंग इंटेंस लैक्टेशन जब हो रहा है तो ओव्यूलेशन नहीं होता जी। यही बात यहां लिख रखी है। एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसकी एब्सेंस रहती है 6 महीने तक, और ये पीरियड की बात करें तो अबाउट 6 मंथ का होता है। ये अपन ने बात कर ली नेचुरल मेथड्स की। अब बात करेंगे अपन आर्टिफिशियल मेथड्स की। मैं वापस बता रहा हूं कि जो नेचुरल मेथड होते हैं, जो मैंने तीनों बताया आपको, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस, ठीक है, पीरियोडिक एब्स्टिनेंस सबसे खराब मेथड इसलिए है ना क्योंकि फीमेल्स के अंदर फिक्स नहीं होता कि है ना ये 29 डेज की है। ठीक है, ये 29 डेज की, 29 डेज की तो आइडियल है। ठीक है, आइडियल है, और 99.99% फीमेल्स ऐसी हैं जिनके अंदर ये नॉर्मल होती नहीं। मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है ना वो 29 दिन की नहीं चलती, वो 29 दिन से ज्यादा की ही होती है। कुछ के अंदर 35 दिन 40 दिन की भी होती है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है फीमेल टू फीमेल, तो उसका मतलब ये पता लगाना मुश्किल है कि कब 10वां दिन है, कब 17वां दिन है। ठीक है, तो मतलब ये सबसे रद्दी मेथड है। फिर विड्रॉल, पेनिस विड्रॉल की बात करें तो उसके अंदर भी कुछ फ्लूइड डिस्चार्ज हो जाता है इजैकुलेशन से पहले। ठीक है, तो उसके अंदर भी स्पर्म जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लैक्टेशनल एमेनोरिया वाला फिर भी थोड़ा ठीक है। ठीक है, बाकी अब बात करेंगे आर्टिफिशियल मेथड्स की। तो आर्टिफिशियल मेथड की बात करें तो इसके अंदर कौन कौन से हैं? बैरियर मेथड है, केमिकल मेथड्स हैं, आईयूडीज हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हैं, इसके अंदर सर्जिकल है, और इंजेक्शन और इम्प्लांट्स हैं। ये सारे मेथड है, इनके अपन एक एक की बात करेंगे, डिटेल के अंदर बात करेंगे कौन सा क्या होता है। ठीक है, बैरियर मेथड की बात कर लेंगे सबसे पहले। बैरियर मेथड के अंदर सबसे पहले बात करेंगे किसकी? कॉन्डम्स की। ठीक है, कॉन्डम्स की फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ठीक है, जो कॉन्डम्स होते हैं वो मेल के लिए भी होते हैं और फीमेल के लिए भी आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये कि मार्केट में मेल और फीमेल दोनों के लिए कॉन्डम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, किस चीज से बने हुए होते हैं उसकी बात कर लेते हैं। मेड ऑफ थिन रबर। ठीक है, पतले रबर से बने हुए होते हैं, थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट। ठीक है, थिन रबर या फिर लेटेक्स शीट। ठीक है, लेटेक्स या फिर रबर से ये बने हुए होते हैं। और मैं आपको बता दूं कुछ लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होती है।
कुछ लोगों को लेटेक्स से एलर्जी होती है, तो वो लोग लेटेक्स वाले जो कॉन्डम्स है वो इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसलिए वो रबर वाले कॉन्डम्स इस्तेमाल करते हैं। तो ये रबर और लेटेक्स दोनों के आते हैं, ठीक है। डिस्पोजेबल होते हैं, ये डिस्पोजेबल होते हैं मतलब एक बार यूज करो उसके बाद में थ्रो कर दो, ठीक है। रीयूजेबल नहीं होते, जो कॉन्डम्स होते हैं वो रीयूजेबल नहीं होते, डिस्पोजेबल होते हैं, यूज एंड थ्रो होते हैं, ठीक है। सेल्फ इंसर्टेड का मतलब क्या है, इनको खुद से यूज कर सकते हैं, किसी प्रोफेशनल के पास नहीं जाना होता, कि किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना होता, किसी प्रोफेशनल नर्स के पास जाना नहीं होता। इसको यूज करने के लिए आप खुद यूज कर सकते हो कॉन्डम को, ठीक है। प्रोवाइड प्राइवेसी, खुद यूज कर सकते हैं तो प्राइवेसी भी प्रोवाइड करता है, किसी को पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। फिर बात करें, ये तो बैरियर मेथड का जो पहला है वो हो गया कॉन्डम। दूसरे की बात करें वो क्या है, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स। क्या है, डायफ्राम्स, सर्वाइकल कैप और वोल्ट्स, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स के लिए आते हैं मार्केट के अंदर। जो डायफ्राम्स हैं, सर्वाइकल कैप्स हैं और वोल्ट्स हैं, ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है, फीमेल्स के लिए अवेलेबल है, ठीक है। मेड ऑफ रबर, ये सिर्फ और सिर्फ किसके बने हुए होते हैं, रबर के बने हुए होते हैं, ठीक है, रबर के बने हुए होते हैं। दे आर रीयूजेबल, और ये कैसे होते हैं, रीयूजेबल होते हैं, जबकि कॉन्डम्स जो है ना वो कैसे थे, डिस्पोजेबल थे, यूज एंड थ्रो थे, ठीक है। एक बार काम में लिया तो उसको फेंकना है उसके बाद में, ठीक है। लेकिन ये जो डायफ्राम जो है, सर्वाइकल कैप्स और वोल्ट्स है, ये क्या है, रीयूजेबल है, इनको एक बार के बाद में दूसरी बार भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। और कॉन्डम जो है वो मेल और फीमेल दोनों के लिए आते हैं, और ये सिर्फ फीमेल के लिए आता है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। और इसके साथ साथ में कुछ फॉर्म्स आते हैं, ठीक है, कुछ फॉर्म आते हैं जिनको, और कुछ फॉर्म या फिर जेलीज आती हैं जिनको इनके साथ में यूज किया जा सकता है, ताकि जो स्पर्म है, ठीक है, स्पर्म है वो स्पर्मिसाइडल जेलीज आते हैं, जो स्पर्म है उसको किल किया जा सके, ठीक है। तो उसके लिए वो फॉर्म और जेलीज भी साथ में यूज करी जाती है, स्पर्मिसाइडल जेलीज जिनको बोला जाता है। ये अपन ने बात कर ली बैरियर मेथड की। केमिकल मेथड मैंने आपको वो साथ में बता दिया कि जो फॉर्म्स आती हैं जो स्पर्म को किल करने के लिए होती हैं, और स्पर्मिसाइडल जेलीज आती हैं जो इनके साथ में यूज होते हैं, डायफ्राम और इनके साथ में इनको यूज किया जाता है, और वो स्पर्म को किल कर देती हैं, ठीक है। तो कोई चांस ही नहीं होता, मतलब इसके अंदर कोई भी चांस नहीं होता फर्टिलाइजेशन का। और इसके अंदर मैं एक चीज और बता दूं, जो कॉन्डम्स का बेनिफिट जो है ना, सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है, ठीक है, सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ना वो ये है कि इससे एसटीडी जो है ना, एसटीडी या फिर एसटीआई जो है ना वो प्रिवेंट, ठीक है, प्रिवेंट नहीं बोल सकते उसको, ठीक है, वो मतलब वो नहीं, उसका इंटरेक्शन नहीं होता, मतलब किसी इससे फैलती नहीं है, ठीक है, प्रिवेंट, ठीक है। एसटीडी और एसटीआई जो है ना, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या फिर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड जो इन्फेक्शंस है उनको प्रिवेंट करता है कौन, मतलब एक दूसरे से पर ट्रांसफर नहीं होते, ठीक है। किसी को मतलब एसटीडी है भी, ठीक है, तो भी मतलब उसके साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है ना। और अगर कोई नॉर्मल है उसको पता नहीं है, तो अगर कॉन्डम अगर मैं यूज किया है तो वो उसके फैलने के चांसेस जो है वो कम से कम होते हैं। और ये मैं आगे भी बताऊंगा आपको, जब मैं एसटीआई पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा आपको। आईयूडीज की बात करें, उसके बाद में इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात करें, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस की बात करें, वो बेनिफिट आप याद रखना कॉन्डम्स का कि इसके अंदर वो एसटीडी से बचाते हैं अपन को, ठीक है। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस 3 टाइप के होते हैं, एक नॉन मेडिकेटेड, ठीक है, नॉन मेडिकेटेड होते हैं, एक कॉपर रिलीजिंग होते हैं, एक हार्मोन रिलीजिंग। नॉन मेडिकेटेड, कॉपर रिलीजिंग और हार्मोन रिलीजिंग 3 टाइप के होते हैं, एक एक की बात कर लेंगे। यहां से क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इस चीज से, ठीक है, इस चीज से क्वेश्चन, यहां से, इस टॉपिक से, आईयूडी से क्वेश्चन आता है, और यहां से ध्यान से देख लेना, कोई एग्जाम्पल से पूछता है और उस टाइम आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ध्यान से सुनना। जो नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज होती है, नॉन मेडिकेटेड जो आईयूडीज होती हैं वो क्या होती हैं, इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म। क्या है, जो स्पर्म है उसको, उसका जो फेगोसाइटोसिस है उसको इंक्रीज कर देगी। फेगोसाइटोसिस का मतलब क्या होता है, उसको किल कर देगी, ठीक है, उसको किल कर देगी, उसकी मोटिलिटी खराब कर देगी, ठीक है। ये जो है ना नॉन मेडिकेटेड आईयूडी, ये क्या करेगी, उसकी मोटिलिटी को खराब कर देगी, मतलब फिर वो भाग नहीं पाएगा, ठीक है, उसकी स्पर्म की जो क्वालिटी है उसको खराब कर देगी। अगर भाग के वहां पहुंच भी गया ओवम के पास तो वो फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा, तो ऐसी कंडीशन कर देगी उसकी। इसकी जो एग्जांपल है वो क्या है, लिपेज लूप। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी आपको पूछ ले एग्जाम के अंदर, टेस्ट के अंदर कोई भी पूछ ले, आपकी आम जिंदगी के अंदर पूछ ले, तो कौन सी होगी, लिपेज लूप। ध्यान में रखना कौन सी होती है, लिपेज लूप,
ठीक है। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन सी है फिर? कॉपर रिलीजिंग आईयूडी। कॉपर रिलीजिंग नाम से पता लग रहा है कि क्या करेगी, ये कॉपर आयन रिलीज करेगी, ठीक है। कॉपर आयन क्या करेगी? रिलीज करेगी। और कॉपर आयन जो है ना वो क्या करता है? वो भी फेगोसाइटोसिस करता है। क्या करता है? फेगोसाइटोसिस करता है। फेगोसाइटोसिस का मतलब मैंने आपको बता दिया कि वो स्पर्म को क्या करेगा? किल करेगा, भागने नहीं देगा, उसकी मोटिलिटी खराब कर देगा। और क्या करेगा? और क्या करेगा? उसको जो क्वालिटी है ना जो स्पर्म की उसको खराब कर देगा, ताकि वो पहुंच भी गया तो क्या कर नहीं कर पाएगा? क्या नहीं कर पाएगा? फर्टिलाइज नहीं कर पाएगा। और क्या कर देगा? और क्या कर देगा? उसकी जो मोटिलिटी है उस स्पर्म की उसको सप्रेस कर देगा, मतलब उसकी जो भागने की जो क्षमता है ना उसको घटा देगा। तो ये बात मैंने आपको बता दी। तो जो कॉपर रिलीजिंग का मतलब कॉपर आयन है वो रिलीज करते हैं। इसका एग्जाम्पल की बात करें तो कौन कौन सी आईयूडी है? CuT कॉपर टी, Cu7, ठीक है। ये ध्यान में रखना, ध्यान में रखना, ध्यान में रखना। कॉपर रिलीजिंग आईयूडी कौन कौन सी होती है? कॉपर टी, ठीक है, Cu7, ठीक है, और मल्टी लोड 375, ठीक है, मल्टी लोड 375, ध्यान में रखना, मल्टी लोड 375। ये तीन जो है ये कॉपर रिलीजिंग है जो एनसीईआरटी के अंदर मेंशन्ड है। फिर बात करें हार्मोन रिलीजिंग। हार्मोन रिलीजिंग जो आईयूडीज होती हैं उनकी क्या खासियत है? वो क्या करती हैं? जो है ना आपका जो यूट्रस है, यूट्रस को क्या कर देती है? होस्टाइल बना देती है, मतलब अनसुटेबल बना देती है, ठीक है। जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल बना देती है। जो सर्विक्स का जो म्यूकस है, ठीक है, उसको अनसुटेबल बना देती है। और जो सर्विक्स का जो म्यूकस है उसको अल्टर करके ऐसा कर देती है कि जो स्पर्म की जो है उसको इंटर ही नहीं करनी देते, स्पर्म को जो है उसको एंट्री नहीं मिलती, सर्वाइकल जो म्यूकस है उसको खराब कर देती है। तो क्या करती है? मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन। जो है यूट्रस है फीमेल का उसको इम्प्लांटेशन के लिए, मान लो बाई चांस फर्टिलाइजेशन हो भी गया, स्पर्म जैसे तैसे अंदर आ गया, फर्टिलाइजेशन हो गया, तो क्या कर देगा? फिर भी इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा? क्योंकि ये जो हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है ना यह करती है उसको जो यूट्रस है उसको अनसुटेबल बना देती है। किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। इम्प्लांटेशन नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल की बात करें कौन कौन सा है? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, LNG-20 और प्रोजेस्टासर्ट, प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, यहां नीचे दिख नहीं रहा था। तो प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20 ये दो कौन सी है? हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी है। मैं वापस बता देता हूं आपको। नॉन मेडिकेटेड आईयूडी कौन कौन सी है? लिपेज लूप, ठीक है। कॉपर रिलीजिंग कॉपर टी, Cu7, मल्टीलोड 375, ठीक है। फिर हार्मोन रिलीजिंग कौन कौन से? प्रोजेस्टासर्ट और LNG-20, ठीक है। उसके बाद अपन चलते हैं आगे। अब कुछ बातें लिख रखी हैं आईयूडीज के बारे में, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस के बारे में ही कुछ लिख रखी हैं। आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, ठीक है। ये जो आईयूडीज होती हैं जो मैंने तीन बताई ना आपको, नॉन मेडिकेटेड, हार्मोन रिलीजिंग और कॉपर रिलीजिंग, ठीक है। तो ये क्या है? आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव है। किसके लिए? उन फीमेल्स के लिए जिनको डिले करनी है प्रेगनेंसी, मतलब या तो डिले करनी है मतलब उनको अभी बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, उनको अभी प्रेग्नेंट नहीं होना, ठीक है, उनके लिए आइडियल है ये। और किसके लिए? जिनको गैप रखना है, ठीक है, बच्चों के बीच में गैप रखना है। जैसे किसी का बेबी डिलीवर है, अब उसको 5 साल के लिए 3 साल के लिए बेबी नहीं चाहिए, तो वो क्या करेंगी? इस आईयूडी को अपनाएंगी, ठीक है। क्या करेंगी? इस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को। कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड? आईयूडी। ये उनके लिए आइडियल है, सबसे अच्छा बेस्ट मेथड है ये उनके लिए, ठीक है। वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड इन इंडिया, और भारत के अंदर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड, मतलब सबसे ज्यादा लोग जो है इसी को अपनाते हैं। किसको? आईयूडीज को, ठीक है। उसके बाद में एक है ओरल पिल्स, ठीक है। जो नेक्स्ट अपना जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है वो क्या है? ओरल पिल्स। नाम सबने सुन रखा होगा, ओरल पिल्स। और आपने अगर टीवी सीरियल्स या फिर फिल्मों में आपने एक नाम तो जरूर सुना होगा, आई पिल्स, ठीक है। आई पिल्स आपने जरूर सुना होगा। तो आई पिल्स क्या है? आई पिल्स एक ब्रांड है, ओरल पिल्स का ही एक ब्रांड है जो काफी फेमस है, ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। तो ये ओरल पिल्स जो है ना, ओरल पिल्स वो क्या होती हैं? क्या होती हैं? प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन। या तो वो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन की होंगी गोलियां, ठीक है, या फिर वो प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन होंगी, ठीक है। जो ओरल पिल्स हैं वो सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन की भी हो सकती हैं, ठीक है, उनमें सिर्फ प्रोजेस्ट्रोजन हो सकता है, या फिर वो प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन भी हो सकती है, ठीक है। ऐसी भी मतलब पिल्स में क्या होता, क्या है उनमें, वापस बता रहा हूं, उन पिल्स में होता क्या है? या तो वो प्रोजेस्ट्रोजन होगा उनके अंदर, या फिर उनके अंदर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन होगा, ठीक है।
यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स कोल्ड पिल्स, और ये टैबलेट्स की फॉर्म में आती हैं, इनको क्या कहा जाता है, पिल्स कहा जाता है। ठीक है जी। इनहिबिट, ये क्या करती हैं, कैसे काम करती हैं, इनहिबिट ओव्यूलेशन, ओव्यूलेशन को क्या करेंगी, इनहिबिट करेंगी, क्या करेंगी, ओव्यूलेशन को इनहिबिट करेंगी, मतलब ओव्यूलेशन नहीं होने देंगी। ठीक है। एंड इम्प्लांटेशन एज वेल एज द अल्टर द क्वालिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, एक पहली बात तो ओव्यूलेशन नहीं होने देंगी। ठीक है। और अगर ओव्यूलेशन हो भी गया, मान लो हो भी गया, ठीक है, और फर्टिलाइजेशन हो भी गया, तो क्या करेंगी, उसको इम्प्लांट नहीं होने देंगी, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे। इम्प्लांटेशन नहीं हुआ तो प्रेगनेंसी नहीं हुई। और क्या कर देती है, सर्वाइकल जो म्यूकस है उसकी क्वालिटी को अल्टर करती है। क्या करती है, सर्वाइकल जो म्यूकस है उसकी क्वालिटी को अल्टर कर देती है। मतलब क्या हुआ, उसकी क्वालिटी, सर्वाइकल म्यूकस की क्वालिटी अल्टर हो गई तो वो क्या करेगा, जो म्यूकस है वो स्पर्म को इंटर नहीं होने देगा, स्पर्म को इंटर ही नहीं होने देगा। प्रिवेंट और रिटार्ड द एंट्री ऑफ स्पर्म। ठीक है, जो स्पर्म है उसकी एंट्री को प्रिवेंट करेगा या फिर उनको आगे जाने से रोकेगा। ठीक है। फिर एक जो पिल है उसका नाम है सहेली। लेकिन सहेली की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देता हूं ओरल पिल्स की। ठीक है। तो ये ओरल पिल्स यूज कैसे करनी होती हैं, ओरल पिल्स को डेली यूज करना पड़ता है। ठीक है। कैसे करना, डेली यूज करना पड़ता है। ठीक है। मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल है 29 दिन की, तो आपको 21 दिन यूज करनी पड़ेंगी इसको, 21 डेज डेली यूज करनी है। डेली आपको ओरल पिल्स लेनी पड़ेंगी अगर आपको प्रेगनेंसी डिले करनी है ओरल पिल्स के थ्रू। ठीक है। तो आपको 21 डेज क्या करनी होगी, डेली पिल आपको लेनी होगी। और जो मेंस्ट्रुअल जब ब्लीडिंग होती है उस टाइम पर पिल नहीं लेनी होती, क्योंकि उस टाइम पे तो प्रेगनेंसी के चांस नील होते हैं, तो उस टाइम पे नहीं लेनी। बाकी 21 डेज जो है वो ओरल पिल डेली लेनी पड़ेगी। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, तो बिल्कुल साइड इफेक्ट्स तो हैं, लेकिन इतने भी नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट्स तो हैं। डेली मतलब पिल्स लेंगे तो साइड इफेक्ट्स तो हैं। ठीक है। फिर एक है सहेली। ठीक है, ये पिल ही है। ठीक है। सहेली मैंने थोड़ी देर पहले बताया था। किसने बनाया सहेली को, CDRI लखनऊ ने डेवलप किया है। किसने डेवलप किया है, ध्यान से सुनो, किसने डेवलप किया है, CDRI लखनऊ, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ ने इसको डेवलप किया है। इंडियन ब्रांड है। ठीक है, मतलब इंडिया लखनऊ में डेवलप हुई है तो इंडिया की है सहेली। ठीक है। सहेली क्या है, वंस ए वीक पिल है। क्या है, वंस ए वीक पिल, मतलब सप्ताह में आपको एक बार लेनी पड़ेगी। ठीक है, वीक के अंदर आपको एक बार लेनी पड़ेगी। एक बार ले ली, काम हो गया। ठीक है, मतलब एक वीक का काम हो गया। ठीक है। वो जो ओरल पिल्स हैं वो सारी की सारी, ये भी पीली है, ओरल पिल है, लेकिन जो बाकी है उनको डेली लेना पड़ता है। लेकिन सहेली एक ऐसी है जिसको वीक के अंदर एक बार लेना पड़ता है, हफ्ते के अंदर एक बार लेना पड़ता है। ये बात क्लियर है। उसके बाद में क्या है, ये नॉन स्टेरॉयडल है। सहेली जो है ना वो नॉन स्टेरॉयडल पिल है। ठीक है। बाकी जितनी भी आती है ना वो स्टेरॉयडल आती हैं। तो स्टेरॉयड सबको पता है कि स्टेरॉयड्स जो होते हैं उनका क्या होता है, साइड इफेक्ट्स होते हैं और अच्छे खासे होते हैं। और आई पिल जो आती है उसके साइड इफेक्ट्स बहुत होते हैं, क्योंकि वो चर्चा में है ज़्यादा और बहुत फेमस है वो, और टीवी सीरियल्स में और आपको फिल्मों में उसका नाम तो देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। जब भी मतलब ऐसे बातें, मतलब ऐसा सीन कुछ होता है ना कि मतलब कॉलेज गोइंग कोई भी स्टूडेंट है, कोई स्कूल की स्टूडेंट है, तो मतलब उससे आई पिल से तो उसको जोड़ ही दिया जाता है। ठीक है। वंस ए वीक पिल है जो सहेली है, वो वंस ए वीक पिल है, मतलब वीक के अंदर आपको एक बार लेनी है। एक बार ले लिया तो फिर एक वीक तक आपको टेबलेट नहीं लेनी और प्रेगनेंसी नहीं होगी। नॉन स्टेरॉयडल है। ठीक है। डेवलप्ड एट CDRI लखनऊ, मैंने आपको बता दी कि CDRI लखनऊ ने इसको डेवलप किया है। उसके बाद बात करेंगे सर्जिकल मेथड्स की। किसकी बात करेंगे, सर्जिकल मेथड्स की। ठीक है। सर्जिकल मेथड्स की मैं बात बता दूं इसके अंदर कि एक बार हो गया सर्जिकल मेथड तो रिवर्स करने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं बोलूंगा कि होता ही नहीं है, रिवर्स हो सकता है। ठीक है, लेकिन चांसेस ऑलमोस्ट नील है। ठीक है। सर्जिकल मेथड्स के अंदर क्या होता है, पहली है ट्यूबेक्टोमी, एक होती है ट्यूबेक्टोमी, एक होती है वेसेक्टोमी। ट्यूबेक्टोमी क्या होती है, वेसेक्टोमी क्या होती है, तो जी ट्यूबेक्टोमी होती है स्मॉल पार्ट ऑफ फेलोपियन ट्यूब रिमूव्ड और टाइड अप। नाम में पता लग रहा है ट्यूबेक्टोमी, ट्यूब आ रहा है तो फेलोपियन ट्यूब। ठीक है। फेलोपियन जो ट्यूब होती है फीमेल के अंदर, जो फेलोपियन ट्यूब होती है उसको क्या कर दिया जाता है, बीच से काट दिया जाता है। काट देंगे और उसके बाद में उसको बांध देंगे। फोटो दिखाऊंगा आपको NCERT की। ठीक है। काट देंगे और उसको फिर बांध देंगे तो क्या होगा, जो ओवम है ना वो ओवरी से रिलीज तो होगा लेकिन वहां तक पहुंचेगा नहीं, यूट्रस वगैरह में पहुंचेगा नहीं। तो स्पर्म आओ चाहे मत आओ कोई मतलब ही नहीं है, ओवम ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन होगा ही नहीं, खत्म बात।
ठीक है, तो ये ट्यूबेक्टोमी होती है। वेसेक्टोमी क्या होती है? स्मॉल पार्ट ऑफ वास डिफरेंस रिमूव्ड एंड टाइड अप, ठीक है, ये इसमें भी वो वही कटिंग का काम चलता है। वेसेक्टोमी नाम से पता लग रहा है वास आ रहा है, ठीक है, वास आ रहा है तो वास डिफरेंस, ठीक है, वेसेक्टोमी के अंदर क्या आ रहा है? वास आ रहा है तो वास डिफरेंस से ले लो, और ट्यूबेक्टोमी के अंदर ट्यूब आ रही तो फेलोपियन ट्यूब से ले लो। तो वेसेक्टोमी के अंदर क्या होता है? वास डिफरेंस जो है ना उसको क्या कर दिया जाता है? कट कर दिया जाता है और उसके बाद में उसको बांध दिया जाता है, ठीक है, अच्छे से बांध दिया जाता है। तो क्या होता है, जो स्पर्म्स है वो सेमाइनिफेरस ट्यूब्यूल से निकलते तो हैं लेकिन वो बाहर निकल ही नहीं पाते, वो बाहर रिलीज ही नहीं हो पाते। तो बाहर रिलीज नहीं होंगे तो वो ओवम वहां अंदर पड़ा रहो चाहे फेलोपियन ट्यूब के अंदर आके, फर्टिलाइजेशन ही नहीं होगा। तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी, बात ही खत्म, ठीक है। ये तो चाहिए कि प्रेगनेंसी नहीं करवानी, तो ये तो मेथड चाहिए था अपन को, ठीक है। लेकिन ये रिवर्स नहीं हो सकता। किसी को ऐसा है ना कि हाँ भाई मेरे को तो मतलब 3 साल का गैप लेना बच्चे के बीच में, ठीक है, बच्चे के 2 बच्चों के बीच में 3 साल का गैप लेना है या फिर 4 साल का गैप लेना है, तो मेरे को तो ऐसी कॉन्ट्रासेप्टिव चाहिए। तो उसके लिए तो ये बिल्कुल नहीं है। ये तो मतलब ऐसा है कि मतलब परमानेंट ऑपरेशन होगा, ठीक है। इसके बाद में रिवर्स के ऑप्शन मतलब रिवर्स के चांसेस ऑलमोस्ट नील नहीं है, मान लो आप, ठीक है, रिवर्स नहीं होता, ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। फोटो दिखा देता हूं मैं आपको इसकी। ये देख लो जी, ये ट्यूबेक्टोमी है, ये ट्यूबेक्टोमी है। इसके अंदर देखो फेलोपियन ट्यूब को यहां से काट दिया, यहां से काट दिया और साइड से बांध दिया, ठीक है, दोनों को काट रखा है और बांध दिया। अब यहां से ये ओवरी है, यहां से ओवम गया, ठीक है, ओवम गया यहां तक आके रह लो, तो ओवम रह लो, ठीक है, निकल लो, रह लो। यहां पर वो स्पर्म आएगा यहां तक आएगा, हाँ यहां बैठा रहे, बीच में तो कनेक्शन ही काट दिया ना, दोनों मिल ही नहीं सकते। ओवम और जो स्पर्म दोनों को बीच में दीवार खड़ी कर दी, दोनों मिल ही नहीं सकते, ठीक है, मिलेंगे नहीं तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। ये आपकी क्या है? ट्यूबेक्टोमी। अब देख लो वेसेक्टोमी के अंदर क्या है? ये वास डिफरेंस है यहां पर, ठीक है, इसको यहां से काट दिया, यहां से काट दिया और बांध दिया, ठीक है, यहां से टेस्टिस से स्पर्म निकलेंगे, निकलते रहो, यहां से काट दिया कि कनेक्शन ही नहीं है, ठीक है, पाइप को आगे से पाइप ही बंद कर दिया, जाओगे कहां, ठीक है, तो क्या प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये दोनों मेथड है, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी, दोनों क्या है? सर्जिकल मेथड है, ठीक है। और ये जो सर्जिकल मेथड है ट्यूबेक्टोमी और वेसेक्टोमी किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रोफेशनल डॉक्टर्स और प्रोफेशनल जो नर्सेस हैं उनके द्वारा किए जाते हैं। और जो आईयूडीज हैं, ठीक है, जो कोऑपरेटिव वगैरह है वो भी इंसर्ट करी जाती हैं डॉक्टर्स और प्रोफेशनल नर्सेस के द्वारा ही, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे इम्प्लांट्स और इंजेक्शंस की, ठीक है, इम्प्लांट्स और इंजेक्शन की। तो इम्प्लांट और इंजेक्शन क्या है? ये पिल्स के जैसे ही काम करते हैं, जैसे पिल्स काम करती है ना, उसके अंदर प्रोजेस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन था, सेम वैसे ही इम्प्लांट्स के अंदर होता है, बस वो गोली की तरह आपको लेना नहीं है, इसके अंदर अलग प्रोसेस है। प्रोजेस्ट्रोजन का हो सकता है कोई भी इंप्लांट जो है या फिर इंजेक्शन है वो प्रोजेस्ट्रोजन का हो सकता है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का कॉम्बिनेशन हो सकता है। पहली बात तो ये ध्यान में रखना। तो पिल्स जैसा ही है, अंडर द स्किन, ठीक है। इसको कैसे यूज करते हैं? जैसे मान लो इसको यहां से, ये मेरी जो स्किन है यहां से, ठीक है, यहां से स्किन हटाएंगे, थोड़ी सी स्किन हटाई, और जैसे स्किन के नीचे जो इम्प्लांट है, वो फोटो दे रखी है एनसीईआरटी के अंदर, वो देखना, वो तीली सी दिखा रही है आपको, उनको इसके अंदर मेरी तो क्यों, ठीक है, कोई जिसको भी करवाना है उसकी जो स्किन है उसके नीचे इसको इम्प्लांट कर देंगे, ठीक है, उस इम्प्लांट्स को इसके अंदर लगा देंगे। उसके बाद में वो जो है वो प्रोजेस्ट्रोजन और प्रोजेस्ट्रोजन प्लस एस्ट्रोजन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो हार्मोन जो है वो रिलीज करता रहता है, और उस वजह से क्या होता है, जो प्रेगनेंसी नहीं होती। फंक्शन कैसा होता है? जैसे ओरल पिल्स कर रही थी फंक्शन, वैसे ही ये करता है, ठीक है। मोड ऑफ एक्शन सिमिलर टू पिल्स एंड देयर इफेक्टिव पीरियड इज मच लॉन्गर, ठीक है। जैसे पिल्स को डेली लेना पड़ता था ना, इनको डेली नहीं लेना पड़ता। अब इनका इफेक्टिव पीरियड अलग अलग आता है, जैसे कुछ इंप्लांट्स है उनका 3 साल के लिए, कुछ का 5 साल के लिए, ऐसे होता है, ठीक है। तो एक बार इंप्लांट लगवा लिया तो वो 2-3 साल चलता है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, प्रेगनेंसी रुक जाती है, ठीक है, प्रेगनेंसी नहीं होती। अब बात करेंगे एमटीपी की, टर्मिनेशन, ठीक है। एमटीपी क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है। एमटीपी क्या होती है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इसके अंदर क्या बोलते हैं इसको? वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म। पूरा बेबी है वो बनने से पहले ही, ठीक है, मेडिकली जो प्रेगनेंसी है उसको टर्मिनेट करना, मतलब उसको अबोर्ट करना, ठीक है, अबॉर्शन करा देना, ये क्या है? एमटीपी होती है। क्या होती है? एमटीपी, ठीक है। ये सेफ होती है ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, पहले ट्राइमेस्टर तक तो सेफ होती है। पहले ट्राइमेस्टर मतलब क्या होता है? 12 वीक्स,
ठीक है, 3 महीने तक, ठीक है। तो 3 महीने तक तो ये क्या होती है, सेफ होती है, लेकिन उसके बाद में कराओगे तो मदर और जो बेबी है वो तो है ही नहीं, ठीक है, मदर है, उसको भी रिस्क होती है और उसकी डेथ भी हो सकती है। तो जब भी एमटीपी होती है तो वो डॉक्टर है वो पहले पूरा देखता है कि हाँ मदर की हेल्थ कैसी है, क्या है, तो वो सारी चीजें देख के उसके बाद में ही एमटीपी परफॉर्म करी जाती है, ठीक है। और ये किसके लिए, किसके अंदर मतलब होती है, मतलब नॉर्मल इंसान भी करा सकता है जिसको बेबी नहीं चाहिए, ठीक है, वो भी करा सकता है, लेकिन ज़्यादातर ये जो होती है वो रेप केसेस के अंदर, ठीक है, तो जिनके साथ रेप हुआ है, रेप केसेस के अंदर तो ये करी जाती है। तो रेप केसेस के अंदर भी ऐसा होता है ना कि हाँ जो हेल्थ है वो भी देखी जाती है, जो विक्टिम है उनकी हेल्थ भी देखी जाती है, और मतलब कितना टाइम हो गया, अगर 3 महीने से ऊपर हो गया तो फिर जो डॉक्टर है वो एमटीपी परफॉर्म करने के लिए मना कर देता है। तो आपने ये तो देखा होगा वो फिल्मों में, और जो क्राइम पेट्रोल वगैरह ये जो आते हैं ना, क्राइम सीरीज वाले जो आते हैं, शो आते हैं, इनके अंदर भी देखा होगा। तो जो डॉक्टर मना कर देता है ना, ठीक है, जो तुम डॉक्टर ऐसे बोल देता है कि हाँ अब नहीं हो सकता, एमटीपी नहीं हो सकती, इसके अंदर अबॉर्शन नहीं हो सकता, तो फिर मतलब जो विक्टिम है वो चाहे कोर्ट में जाए चाहे कुछ भी हो जाए, डॉक्टर की माननी पड़ेगी, तो फिर वो एमटीपी नहीं ही होती है, तो फिर वो बच्चा जो है उसको डिलीवर करना पड़ता है, ठीक है। लीगलाइज्ड इन इंडिया इन 1971 अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस, ठीक है, ये लीगल हो गई है इंडिया के अंदर, लीगल हो गई थी 1971 के अंदर, 1971 के अंदर ये लीगल कर दी भारत के अंदर अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन। अब ये क्या मतलब होगा, स्ट्रिक्ट कंडीशन का क्या मतलब होगा? स्ट्रिक्ट कंडीशन का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर तो होशियार लोग तो बहुत है ना, तो वो क्या करते हैं, देख लिया कि हाँ लड़की, 3 महीने में पता लग जाता है कि लड़का है कि लड़की है, पता लग गया लड़की है, तो उसको क्या कर देता है, अबॉर्ट करा देते हैं। तो वही बात आ गई, फीमेल फिटिसाइड वाली बात यहाँ आ गई। तो मतलब दिमाग, मतलब लोग मतलब कोई ना कोई तोड़ तो ढूंढ ही लेते हैं कि हर चीज में इंडिया में ढूंढ ही लेते हैं कि हाँ इसको कैसे खराब करना है। कोई चीज अच्छे के लिए स्टार्ट होती है, लेकिन वो खराब कैसे करना वो चीज ढूंढ लेते हैं। तो वो देख लेते हैं कि हाँ लड़का है लड़की है, तो उसके बाद में अबॉर्ट करा देते हैं। भाई अब तो मतलब टाइम बहुत चेंज हो गया है ना, अब तो टाइम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, अब तो मतलब ऐसा बहुत कम सुनने को लिए मिलता है, लेकिन अभी भी चलता तो है। बाकी हॉस्पिटल्स वगैरह में वो पोस्टर वगैरह तो लगे रहते हैं, बाकी ऑलमोस्ट नील है, लेकिन होता है अभी, ऐसा नहीं है कि पूरा साफ हो गया। तो ये होती है, तो इसलिए स्ट्रिक्ट कंडीशन के अंदर इसको लीगलाइज किया जाता है, एमटीपी को लीगलाइज किया गया था, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस की, ऑल्सो नोन एज आरटीआई, ठीक है, आरटीआई बोला जाता है। आरटीआई का मतलब वो नहीं है, राइट टू इंफॉर्मेशन वाला नहीं है, वो आरटीआई लगाते हैं, वो नहीं है ये। आरटीआई का फुल फॉर्म है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, ठीक है, या फिर वीडी, वेनेरल डिजीजेस, ठीक है, ये भी बोला जाता है। एसटीआई को क्या क्या बोला जाता है, एक तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, आरटीआई रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शन, और वीडी वेनेरल डिजीज, ठीक है। कौन कौन सी होती है इसके अंदर वो देख लो, गोनेरिया है, साइफिलिस है, जेनेटल हर्प्स है, एचआईवी है, क्लेमाइडाइसिस है, जेनेटल वॉर्स है, ट्रेकोमोनियासिस है, और हेपेटाइटिस बी है। ठीक, कौन सी हेपेटाइटिस है? हेपेटाइटिस बी, ठीक है। अब इनमें से कौन सी क्या है, कौन सी खतरनाक है, किसका क्योर नहीं है, वो बातें कर लेते हैं। तो मोस्ट जो डेंजरस है ना, सबसे जो खतरनाक वाली है ना, वो कौन सी है? HIV। मोस्ट जो डेंजरस है ना भैया, वो कौन सी है? HIV, ठीक है। नॉन क्यूरेबल कौन कौन से? जिसको ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है, जिसका कोई क्योर नहीं है, जिसका कोई इलाज नहीं है, मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ पूरा इलाज नहीं है, उसका ट्रीटमेंट पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, वो आता है ना, ऐसे तो टेबलेट्स हैं, ठीक है, दवाइयां हैं, इलाज भी करते हैं, मतलब कोई किसी इंसान को मतलब HIV वगैरह है, ठीक है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ उसकी HIV ठीक हो सकती है, उसकी HIV के साथ उसको जिंदा रखा जा सकता है ना, उसकी जो लाइफ है उसको बढ़ाया जा सकता है, अपन दवाइयां देके उसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब उसकी जिंदगी को बढ़ा सकते हैं, ठीक है, मतलब उसको HIV के असर वो कम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि HIV पूरी तरह ठीक हो सकती है, अभी तक ऐसी कोई दवाई नहीं आई है, ठीक है। तो जो नॉन क्यूरेबल है वो कौन कौन सी है? HIV है, हेपेटाइटिस बी है, और जेनेटल जो हर्ब्स है, ये जो 3 है, ध्यान में रखना, ये जो 3 है वो क्या है? नॉन क्यूरेबल है। कौन क्या है ये? नॉन क्यूरेबल, इनका कोई इलाज नहीं है, ठीक है। इलाज मतलब पूरा, मतलब ऐसे नहीं, पूरा ट्रीटमेंट नहीं है, सीधी सी बात है ये है कि इनको पूरी तरह ठीक नहीं किया जा सकता, इसके साथ में मतलब कोई जिसकी जो पेशेंट है उसकी ज़िंदगी को अपन बढ़ा सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि उसको पूरी तरह ठीक कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इनसे बचा कैसे जाए? ठीक है, बचने का जो है वो क्या है कि मल्टीपल सेक्स पार्टनर मत रखो, ठीक है, मतलब मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर मत रखो, ठीक है। अननोन कोई इंसान है,
ठीक है, उसके साथ में फिजिकल रिलेशन ना बनाओ, ठीक है। तो ये चीज़ें इन चीज़ों का ध्यान में रखो। आजकल की जो लाइफ स्टाइल है वो मतलब अपन क्या करते हैं, कुछ चीज़ों से फैसिनेट हो जाते हैं, किस चीज़ से, अपन को जो टीवी में दिखाया जाता है, जो OTT पे दिखाया जाता है, ठीक है, उस चीज़ से फैसिनेट होकर लोग गलत रास्ते पर जाते हैं। तो उनको आप थोड़ा सा ध्यान में अपने जो है अपने जज्बातों को काबू में रख के और वो काम करना चाहिए। ये सारी चीज़ें भी होती हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी लोगों को होती हैं। तो मतलब ज़िंदगी बहुत अनमोल है यार, तो उसको आराम से जीनी चाहिए। तो मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर नहीं रखने चाहिए, अननोन आदमी के साथ फिजिकल रिलेशन नहीं बनाने चाहिए, ठीक है। और जब भी मतलब ऐसा हो तो पहले आपको जब भी ऐसा लगे तो पहले जाके अपना टेस्ट करा ले, ठीक है। अपना जो दोनों पार्टनर हैं, आप और जो आपका जो भी पार्टनर है, उसको दोनों को जाके टेस्ट करा लो, ठीक है। अब बात करेंगे अर्ली सिम्टम्स आर ईचिंग। इसके अर्ली सिम्टम क्या होते हैं, जो ये जो STIs है, ठीक है, जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इनके अर्ली सिम्टम क्या है, इचिंग है, ठीक है, इचिंग होती है, स्वेलिंग आ जाती है, फ्लूइड डिस्चार्ज होने लगता है, ठीक है। और अगर ये अनडिटेक्टेड, ये तो अर्ली सिम्टम्स हो गए, ठीक है, लेकिन ये मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा क्वाइट नॉर्मल है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हाँ यार बहुत ज्यादा कोई बड़ी बीमारी हो गई, पता ही नहीं लगता स्टार्टिंग में तो कि हाँ इसको STI भी है, कोई पता, खुद को पता नहीं लगता, जो पेशेंट है उसको पता ही नहीं लगता कि हाँ मुझे कुछ हो भी गया, क्योंकि ये तो बिल्कुल नॉर्मल से है, ठीक है। और जो पेन होता है वो भी बहुत हल्का सा होता है, तो मतलब इतना ध्यान नहीं देता कोई इंसान। बट इफ रिमेन्स अनडिटेक्टेड, अगर ये अनडिटेक्टेड रहता है, मतलब बहुत टाइम तक अनडिटेक्टेड रहता है और अनट्रीटेड रहता है ना, ठीक है, बहुत टाइम तक अगर अनट्रीटेड रहेगा ये, तो क्या हो जाएगा, देन इट कुड लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर। तो इससे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगे, और कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो जाएंगे, अबॉर्शंस होने लगते हैं, ठीक है। कोई फीमेल है जिसके अंदर अगर HIV वगैरह है या फिर STI है, ठीक है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, तो अगर वो अनट्रीटेड है, वो टाइम तक अनट्रीटेड रहा है, तो अबॉर्शन होने लग जाएंगे, ठीक है, अबॉर्शन होने लग जाएगा। और क्या, स्टिल बर्थ, ठीक है, उसका जो बच्चा, मतलब अबॉर्शन नहीं हुआ तो बच्चा जो होगा वो कैसा हो जाएगा, मतलब डेड होगा, ठीक है, जो बच्चा है वो मरा हुआ पैदा होगा, ठीक है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाएगी। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब क्या है कि जो इम्प्लांटेशन होता है ना, जो इम्प्लांटेशन होता है वो सही जगह ना होकर कहीं और हो जाता है, यूट्रस में वो इम्प्लांटेशन है वो सही जगह ना होकर कहीं और हो जाएगा, तो फिर वो मतलब जो प्रेगनेंसी है वो उसको क्या बोलेंगे, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और वो ग्रो नहीं करता, जो बेबी है वो ग्रो नहीं करता है, ठीक है। PID हो सकती है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज हो सकती है, ठीक है। और क्या हो सकता है, कैंसर हो सकता है, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट कैंसर हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, STI की बातें मैंने आपको बता दी। उसके बाद बात करेंगे अपन क्या, जस्ट ए मिनट, इनफर्टिलिटी की। क्या बात करेंगे, इनफर्टिलिटी की। इनफर्टिलिटी क्या होती है, इनफर्टिलिटी ये होती है अनेबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड आफ्टर अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है। अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स हो रहा है, ठीक है, उसके बाद में भी चाइल्ड जो है वो चाइल्ड प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही, तो ये क्या है, इनफर्टिलिटी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इनफर्टिलिटी बोला जाता है। तो आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि मतलब ये इनफर्टाइल किसको मान लें, इनफर्टाइल मतलब एक बार किसी ने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया बिना कोई प्रोटेक्शन के, तो मतलब प्रेगनेंसी नहीं हुई तो उसको क्या इनफर्टाइल मान लें। नहीं जी, ऐसा नहीं होता। मतलब ये मान लो कोई टाइम पीरियड ले लो, 2 साल तक किसी ने अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स किया लेकिन फिर भी वो प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो फिर दिक्कत है, फिर इनफर्टाइल है, ठीक है, फिर इनफर्टिलिटी है कपल के अंदर। लेकिन अगर एक बार किसी ने किया और सेक्सुअल अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स प्रेगनेंसी नहीं हुई, तो क्या वो मतलब दिमाग में डिप्रेशन में आ जाए कि हाँ यार हम तो इनफर्टाइल है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। बहुत लंबे टाइम तक मतलब होता है। मतलब आपको कल भी मतलब जो लास्ट लेक्चर था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ओवम और जो स्पर्म है वो साइमल्टेनियसली पहुंचने चाहिए, दोनों एक साथ में पहुंचने चाहिए वहां पर। तो दोनों एक साथ में नहीं पहुंचे होंगे तो फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ होगा, तो ये रीजन हो सकता है। तो मतलब बहुत लंबे समय तक अनप्रोटेक्टेड सेक्सुअल इंटरकोर्स करे और उसके बाद में अगर बच्चा नहीं हो रहा है तो वो क्या है, इनफर्टिलिटी है, ठीक है। इसको करेक्ट किया जा सकता है, कैन बी करेक्टेड बाय RTI, ठीक है। लेकिन देखो मैं आपको इससे पहले एक बात बता देता हूं इनफर्टिलिटी से रिलेटेड, कि जब भी इनफर्टिलिटी की बात आती है, किसी के बच्चा नहीं हो रहा, तो ब्लेम किसको किया जाता है सोसाइटी के अंदर, ब्लेम फीमेल्स को ही किया जाता है। किसको किया जाता है, सबसे ज्यादा तो ब्लेम जो मिलता है ना, ठीक है, वो किसको मिलता है, फीमेल्स को मिलता है कि इसकी वजह से नहीं हो पा रहा बच्चा, ठीक है। जो घर में औरतें होती है बूढ़ी, वो तो ये बोलते हैं, ठीक है, इसकी वजह से नहीं हो पा रहा बच्चा, मतलब फीमेल्स के अंदर वो कमी निकालते हैं, सीधी सी बात ये है, ठीक है। लेकिन जो मोस्टली जो देखा गया है वो जो दिक्कत होती है वो मेल्स के अंदर दिक्कत होती है, ठीक है, मेल्स के अंदर दिक्कत होती है। लेकिन
वो ये अपने यहाँ पुरुष प्रधान जो माना जाता है, इसलिए वो मतलब महिलाओं को मतलब बोलते रहते हैं। माना तो है तो कुछ नहीं ऐसा, लेकिन महिलाओं को मतलब ब्लेम किया जाता है, ठीक है। और दिक्कत ये नहीं कि मेल्स के अंदर ही दिक्कत होती है, फीमेल्स के अंदर भी दिक्कत होती है, ठीक है। लेकिन इसको करेक्ट किया जा सकता है। करेक्ट किसे किया जाता है? आर्ट से, ठीक है। आर्ट की फुल फॉर्म क्या है? असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्निक से इसको करेक्ट किया जा सकता है। इनफर्टिलिटी को कैसे किया जाता है वो बता देता हूं मैं आपको। आपने न्यूज़पेपर में, टीवी में ऐड देखा होगा, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब बेबी, ये तो वर्ड सुना होगा आपने, ठीक है। तो इन विट्रो का मतलब क्या होता है? फर्टिलाइजेशन आउटसाइड बॉडी, ठीक है। बॉडी से बाहर फर्टिलाइजेशन होना, उसको क्या बोलते हैं? इन विट्रो बोलते हैं। तो ये मेथड है इनफर्टिलिटी को करेक्ट करने का। कैसे क्या है इसके अंदर? तो पहला मेथड है इन विट्रो के अंदर, वो क्या है? जिफ्ट। क्या है? जिफ्ट, ध्यान में रखना, जिफ्ट, ZIFT, ठीक है। फुल फॉर्म की बात करें तो जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। नाम से पता लग रहा है कि जाइगोट को हम क्या करेंगे? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो जो है जाइगोट अप टू 8 ब्लास्टोमियर, ठीक है। जाइगोट को है वो लैब के अंदर जाइगोट बनाया गया है, और उसको फिर क्या किया गया? 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के अंदर जब आ गया वो, तब उसको कहां प्लेस कर देंगे, कहां ट्रांसफर कर देंगे? जो फीमेल है जिसको बच्चा चाहिए, ठीक है, जिसको बच्चा चाहिए उसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर उसको ट्रांसफर कर देंगे। तो ये कौन सी टेक्निक है? जिफ्ट। उसके बाद अपन आगे बात करें तो कौन सी है फिर? IUT। फुल फॉर्म की बात करें तो इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। क्या है? इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर, ठीक है। इसके अंदर क्या है? जाइगोट मोर देन 8 ब्लास्टोमियर, जो जाइगोट है वो मोर देन 8 ब्लास्टोमियर। जब जाइगोट लेस देन अप टू 8 ब्लास्टोमियर था ना, जब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर तक था ना, तब कहां किया था हमने ट्रांसफर? उसको क्या था? फेलोपियन ट्यूब के अंदर। लेकिन अब जाइगोट 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर है, ठीक है, 8 ब्लास्टोमियर से ऊपर है, तो कहां ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। क्या ट्रांसफर करेंगे? यूट्रस के अंदर ट्रांसफर करेंगे। तो ये IUT हो गई आपकी, ये ध्यान में रखना है, यहां पर कंफ्यूज हो जाते हो, क्वेश्चन आता है यहां से, ठीक है। फिर है ICSI। क्या है? ICSI, ठीक है। ICSI के अंदर क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। क्या होता है? इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। नाम से पता लग रहा है कि जो स्पर्म का जो है वो इंजेक्शन देंगे अपन। कहां देंगे वो मैं बता देता हूं। स्पर्म डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू ओवम। जो ओवम है ना, ओवम है, उसके अंदर स्पर्म को डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया जाता है। मतलब कंडीशन ऐसी हो रही है कि कोई मेल है, ठीक है, कोई मेल है और जो उसके स्पर्म काउंट मान लो कम है, या फिर जो स्पर्म है उनके अंदर मोटिलिटी नहीं है, वो मतलब पहुंच नहीं पा रहे हैं ओवम तक, तो क्या किया जाता है? उसका स्पर्म लिया और ओवम के अंदर डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया, ठीक है, डायरेक्टली इंजेक्ट कर दिया, तो उससे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो हो गया इन विट्रो की बात कर ली अपन ने, जो बाहर बनाए, ठीक है। अब बात करेंगे इन विवो। इन विवो का मतलब क्या है? फर्टिलाइजेशन इनसाइड बॉडी, बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन होगा अब, ठीक है। ये कौन कौन सी टेक्निक है इसके अंदर? पहली है गिफ्ट, ठीक है। इन विट्रो के अंदर अपन ने पढ़ी थी जिफ्ट, जिफ्ट, और यहां कौन सा? गिफ्ट, ठीक है। तो गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? गेमीट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। नाम से पता लग रहा है जी। तो गेमीट को जो है वो कहां ट्रांसफर करेंगे अपन? फेलोपियन ट्यूब के अंदर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। तो कोई महिला है जिसके अंदर जो ओवम है वो नहीं बन पा रहा या फिर नहीं रिलीज हो पा रहा, ठीक है, ओवम नहीं रिलीज हो पा रहा, तो क्या करेंगे? उसके अंदर किसी डोनर है, कोई फीमेल डोनर है, उससे ओवम लिया, कोई फीमेल डोनर है उससे ओवम लिया, और उस ओवम को क्या करेंगे? उस ओवम को जो जिस फीमेल को बच्चा चाहिए, ठीक है, उसके फेलोपियन ट्यूब के अंदर डाल दिया जाएगा, ठीक है। जो ओवम आ गया तो स्पर्म तो उसका जो हस्बैंड है, जो मेल पार्टनर है, उसके पास है ही, ठीक है, तो फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। तो जो ओवम है फ्रॉम डोनर, ये कब होती है? ये गिफ्ट कब कराएंगे? जब कोई फीमेल है, ठीक है, और वो ओवम उसके अंदर नहीं बन पा रहा है या फिर रिलीज नहीं हो पा रहा है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है? गिफ्ट किया जाता है, ठीक है। तो ओवम कहां से लिया अपन ने? डोनर से। डोनर जो फीमेल है उससे ओवम ले लिया, उसके बाद में इसको ट्रांसफर कर दिया कहां पर? फेलोपियन ट्यूब ऑफ अबनॉर्मल फीमेल। जो फीमेल अबनॉर्मल है उसके अंदर इसको ट्रांसफर कर दिया गया, ठीक है। फिर है AI, ठीक है, AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं है, AI का फुल फॉर्म है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। मतलब क्या है जी इसका? सीमन फ्रॉम हस्बैंड और हेल्दी डोनर, ठीक है। सीमन जो है वो अपन हेल्दी डोनर से लेंगे, दोनों कंडीशन बताऊंगा। सीमन को अपन क्या करेंगे? एक हेल्दी डोनर है, विक्की डोनर, अगर आपने फिल्म देखी है ना, विक्की डोनर मूवी अगर आपने देखी है तो आप इसको रिलेट कर पाओगे। उसके अंदर विक्की डोनर है, उसके अंदर आयुष्मान खुराना है, वो स्पर्म डोनेट करता है, ठीक है। तो क्या है? सीमन फ्रॉम
हेल्दी डोनर है, हेल्दी डोनर से अपन क्या करेंगे, सीमन ले लिया, ठीक है। उसके बाद में उसको अपन क्या करेंगे, आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस करा देंगे, कहां पर, वेजाइना या फिर यूट्रस ऑफ फीमेल, फीमेल जो फीमेल है उसके यूट्रस के अंदर या फिर उसके वेजाइना के अंदर क्या कर देंगे अपन, इंट्रोड्यूस करा देंगे उसको, ठीक है। ये कब कराएंगे, जब उसका जो मेल पार्टनर है, फीमेल का जो मेल पार्टनर है, फिर उसका जो हस्बैंड है, वो उसके जो स्पर्म काउंट है वो कम है, या जो स्पर्म है जो उनकी मोर्फोलॉजी सही नहीं है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कराएंगे अपन, ये कराएंगे कि स्पर्म काउंट कम है तो किसी डोनर से स्पर्म ले लिया, या फिर उसके अंदर जो हस्बैंड है उसके अंदर स्पर्म काउंट नील है, ठीक है। ऐसी कंडीशन में तो नील है, बिल्कुल है ही नहीं, तो मतलब ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं है, मतलब 10 मिलियन से कम होता है ना स्पर्म, तो उसको नील माना जाता है, ठीक है। तो अगर किसी के अंदर नील है ना, मतलब 10 मिलियन से कम है स्पर्म काउंट, तो उसको नील माना जाता है। तो अगर किसी हस्बैंड के अंदर इतना है तो क्या करते हैं, हेल्दी डोनर है उससे लिया, स्पर्म लिया और फिर उसको कहाँ डाल दिया, फीमेल का रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर, वेजाइना यूट्रस के अंदर उसको इंट्रोड्यूस करा दिया। एक कंडीशन तो ये है। एक कंडीशन ये है कि मेल है जो हस्बैंड है कोई फीमेल का, ठीक है, और उसका जो स्पर्म काउंट है वो तो बिल्कुल परफेक्ट है, स्पर्म में कोई कमी नहीं है। दिक्कत कहां आ रही है, उसको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। क्या दिक्कत है, इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का मतलब क्या है कि वो सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान वो पेनिट्रेट नहीं कर पा रहा, ठीक है। जो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन है उसकी वजह से जो सीमन है वो पहुंच ही नहीं पा रहा, वेजाइना सर्विक्स तक पहुंच ही नहीं पा रहा, तो उसकी वजह से जो उसका जो स्पर्म है वो क्या करते हैं अपन, स्पर्म लिया और स्पर्म को फिर डायरेक्टली अपन इंट्रोड्यूस करा देंगे, इंजेक्शन में भर के डायरेक्टली इंट्रोड्यूस करा देंगे, कहां पर, वेजाइना और यूट्रस ऑफ फीमेल, ठीक है। तो ये बात कर लिया अपन ने रिप्रोडक्टिव हेल्थ की, ठीक है। होप आप फुली आपको समझ में आया होगा। मैंने सारी चीजें, सारे एस्पेक्ट्स आपको बताने की कोशिश की है, ठीक है। तो जैसा भी लगा चैप्टर बता देना यार, कैसा भी लगा, फीडबैक वगैरह दे देना, कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक दे देना, और चैप्टर अगर पसंद आए तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। जो टेलीग्राम दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उसको ज्वाइन कर लो, वहाँ पर नोट्स वोट्स मिलते रहेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक यू।